हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार स्पेशल जीके जीएस की जो एक श्रृंखला चला रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए, उसका एक महा रिवीजन करेंगे। इसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसके अंदर में हमने जो पढ़ा है उसको एडवांस रूप में क्वेश्चंस को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो है बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोग बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से देखिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है, और सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन बच्चों ने इस सेशन को फ्रेंड्स शुरू होने से पहले ही यहाँ पर मैं लाइक कर दिया था। तो उन सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, और आप लोगों का शुक्रिया इस सेशन को फ्यूल देने के लिए। चलिए तो जहां भी शेयर कर सकते हो सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। टीचिंग परीक्षा को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देंगे सभी लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों का इसको जो है आप लोगों ने वन नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का देखिए आप लोगों के सामने है, जालियनवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, और पोल के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने। पूरे 30 क्वेश्चन है आप लोगों के, और 30 के 30 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। चैलेंज है आप लोगों को, ये 30 के 30 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय में कौन था वायसराय? तो वो थे लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? ये हुआ था आप लोगों का, ठीक है, 13 अप्रैल। उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा त्यौहार था उस दिन? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 1919 के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, इसके रॉलेट सत्याग्रह के समय में, जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय में कौन थे भारत के वायसराय? ये ऑलरेडी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैंने करवाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर में। वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे उस समय में? जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय में। डायरेक्ट वहीं से बना हुआ क्वेश्चन है आपका। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे पंजाब के? माइकल ओडवेयर। ये अगले बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ तो पंजाब में हुआ था वो, ठीक है, अमृतसर के अंदर में। तो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओडवेयर थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये पूछा जा सकता है अगले बार एग्जाम के अंदर में आप लोगों से। ठीक है, चलिए माइकल ओडवेयर लिख दो एक बार। और उस दिन बैसाखी का दिन था, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, बैसाखी का दिन था। माइकल ओडवेयर ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। ठीक है, और बैसाखी का दिन था, ये आप लोगों ने याद रख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में से सभी लोग कर सकते हो ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ठीक है, और जितने भी बच्चे जिन्होंने 3.0 का कोर्स में पढ़ा होगा या रिवीजन बैच में पढ़ा होगा, आपको बता दूं, याद दिला दूं मैं कि आपका यूनियन गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर था, उसके अंदर में जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें ये वाला आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ये ऑलरेडी पढ़ाया था आपको। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो ऐसे आपको सारी चीजें बताई हुई है मैंने ऑलरेडी आपको। ओके, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है फ्रेंड्स भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। सही बात है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे उस समय में। बिल्कुल सही है यहाँ पर में, ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। ये याद रखना है आप लोगों ने। पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे भारत के? जल्दी बताइए आप लोग। भारत के पहले और दूसरे राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, उसके बाद में ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिनको अनअपोज चुना गया था। ठीक है, अनअपोज मतलब कि उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो कोई चुनाव हुआ ही नहीं। ठीक है, और उस समय में वो यंगेस्ट भी है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे कम उम्र के बनने वाले राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी। उससे पहले वो भारत के लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो लोकसभा के स्पीकर का पद और ये पद, दोनों पद संभालने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, चलिए 650 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स दूसरे ही क्वेश्चन के अंदर में। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोगों ने। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी शिक्षक भर्ती तैयारी 3.0 के अंदर में आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है, 15 मार्च का, कि जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित सीमा जो थी आप लोगों की जांच समिति, हंटर जांच समिति भी जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है, आपको बताना है कि हंटर जांच जो समिति थी उसमें कौन से भारतीयों को जगह मिली थी? हंटर जांच समिति, हंटर कमीशन बना था जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था। एक चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ थे, ठीक है, और एक थे जगत नारायण। ठीक है, पंडित जगत नारायण। तो ये 2 लोग थे फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ए एंड सी, तो आंसर आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों थे, चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण। ये 2 लोग इसके अंदर में शामिल थे। हंटर कमीशन के अंदर में 2 भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है। सबसे पहली बात तो जालियनवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? हंटर कमेटी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद में कौन से 2 भारतीय थे उसके अंदर में, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था मैं रिवीजन लूंगा आज आप लोगों की, जो भी पढ़ा है आप लोगों ने उसकी रिवीजन, 30 क्वेश्चन रिवीजन के। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। ओके, चलिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, एक चीज को हम लोग यहाँ पर में करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर में आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा वाला कथन जो है वो आप लोगों का गलत है। ठीक है, ये पूछा गया है आप लोगों से, इनकरेक्ट वन। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा था कौन सा वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, जब सारे के सारे सही है
तो इनकरेक्ट तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ना आपका। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। चलिए ये भी बढ़िया है आपका कि आप लोगों ने यहाँ पर मैं ध्यान दिलाया कि इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा, और इनकरेक्ट जब पूछा गया आप लोगों से तो सारे के सारे जो है सही है, तो एक भी इनकरेक्ट नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसको करेक्शन कर लेना प्लीज आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ठीक है, ये आंसर आप लोग एकदम फास्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे को नंबर आप लोग बताइए जल्दी से कितना है। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, और हर कोई बच्चा पूरे 30 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 800 के करीब आप लोगों ने लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स। पूरे 30 क्वेश्चन का आपको चैलेंज में दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग बताइए कितना परसेंट था। ठीक है, और एरिया कितना परसेंट था, पॉपुलेशन परसेंटेज, बिहार की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। आंसर इसमें से मैं आपको बता दूं, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ई इसका आंसर है। बट ये दो क्वेश्चन आप लोग बताइए, पॉपुलेशन का परसेंटेज और एरिया का परसेंटेज, दोनों क्या आप बता सकते हो मुझे? ठीक है, अगले बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से। तो पॉपुलेशन के मामले में जो है फ्रेंड्स 8.58% है आपका, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8.60% भी मान सकते हैं। और बिहार को एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो 2.86% है। ठीक है, बिहार एरिया वाइज 2.86%, सभी को याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा आप लोगों का एक मैप आपको दिया गया है कि कहां पर में कितनी जनसंख्या है आपकी, जनसंख्या वाला। और ये टीचिंग परीक्षा के 4.0 के कोर्स के अंदर में पूरे एचडी मैप्स अवेलेबल करवा दिए गए आप लोगों को। जैसे देख सकते हो, सर्वाधिक क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है, बीपीएससी हेड टीचर में आया था, सबसे छोटा जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर में, वो भी शिवहर के अंदर में है। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा के अंदर में आपका सबसे ज्यादा जो है एक दशक में सबसे ज्यादा जो बड़े हैं लोग। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बोला गया था न्यूनतम साक्षरता कहां पर में, सबसे कम पढ़े लिखा पूर्णिया के अंदर में। उसके बाद में आप लोगों का न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर में, तो मुंगेर के अंदर में है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात, ये भी हमने देखा हुआ है। तो ये पूरा मैप आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप पर उपलब्ध है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऐप में तेहरान किस वर्ष किस पर्वत पर स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। 5वें नंबर का पूरे 30 क्वेश्चन बताने आपने कि आपका स्कोर कितना आया करने के बाद में, 30 क्वेश्चन पूरे आंसर करने के बाद में 850 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। 1000 करना है हम लोगों ने, जल्दी जल्दी से करते जाएंगे आप सभी लोग। देखिए, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, मकरान, जगरोस, अल्ब्रूज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों के लिए जब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, जो है ना आपकी, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है आपके जो है जो 65 पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसके अंदर में भी दिया हुआ था, और हमने उसको ढूंढ के निकाल लिया आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, जो 65 पेपर्स है आप लोगों का, 65 क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए गए थे। इवन जो आपको ई बुक्स दी गई थी टीआरई 3.0 के अंदर में, उसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन दिया हुआ था। मैं आपको प्रूफ के साथ अभी दिखा सकता हूँ। पहले आप लोग आंसर करिए, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स एल्ब्रूज, आपका आंसर हो जाएगा एल्ब्रूज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो ये है तेहरान, और ये ईरान का यहाँ पर में एल्ब्रूज पर्वत है, जहां पर में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एल्ब्रूज पर्वत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका कल या परसों आप लोगों की कंटिनेंट की क्लास ली, उसके अंदर में भी एल्ब्रूज पर्वत कहां पर में वो बताया हुआ था आपको, ईरान के अंदर में। ओके, तो एल्ब्रूज माउंटेन के ऊपर में जो है आप लोगों को तेहरान नाम का शहर मिलेगा। और ये लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं, ये वो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। लीजिए, आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, आप खुद से देख लीजिए। किरण ऑफिशियल जी, आप एक बार वापस से कर दीजिएगा, टीम से मिस हो गया होगा अगर, तो वो आपका एक बार देख लेंगे उसको। जी, अभी भी मिलेगा, जो टीआरई 4 वाले बच्चे उन लोगों को मिलेगा बिल्कुल। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है आपका, ठीक है, तो ये एल्ब्रूज पर्वत के ऊपर में स्थित है आप लोगों का ये। तो ये आपका जो पूरी ई बुक है, ठीक है, ये 65 पेपर्स है, ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने आपके लिए निकाले हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब जो बच्चा पढ़कर गया था वो बच्चा कर कर आया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से 25 जुलाई तक का ऑफर था कि 50% जो है एज अ गिफ्ट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो। अभी भी आपके पास में मौका है। ठीक है, ज्यादा समय को जो है ना गवाते हुए 31 जुलाई से पहले जो आप लोग एनरोल कर लेंगे, तो आप लोग 40, आप लोगों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका 40% फीस एज अ गिफ्ट आपको रिटर्न कर दी जाएगी। और अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो फ्रेंड्स, तो आप लोगों की फुल फीस एज अ गिफ्ट रिटर्न हो जाएगी। अगर टॉप 100 में आते हो आप, जिस भी एग्जाम को दे रहे हो आप, ठीक है, पीआरटी दे रहे हो तो पीआरटी में, 6 दे रहे हो तो 6 में, 9 दे रहे हो तो 9 में। ठीक है, और एक जो है फ्रेंड्स, अगर आप टॉप 100 में आते हो तो आपको लैपटॉप भी जो है वो एक गिफ्ट किया जाएगा टीचिंग परीक्षा की तरफ से। तो पूरी लड़ाई है टॉप 100 में लाने की, ठीक है, आप लोगों को। जी, तो सोनम कुमारी जी, आप अगर देखिए कॉल अगर नहीं लग रहा है आपका, तो आप एक बार व्हाट्सएप करके रख दीजिए, टीम आपकी बिल्कुल मदद करेगी उसके अंदर में। ठीक है, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1918 में। ठीक है, आपको बताना है कि किसने इंटरवीन किया था अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो थे और ओनर्स के बीच में। आई थिंक यहाँ पर मैं ये अटक गया है ये। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था मैंने आप लोगों से कि हु इंटरवीन इन द डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद इन 1918। 1918 में किसने इंटरवीन किया था। ठीक है, तो आपको को बता दूं फ्रेंड्स, ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। 1918 के अंदर में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है कि इन्होंने बीच बचाव किया था। और इसमें ये महात्मा गांधी का जो है फ्रेंड्स पहला सत्याग्रह भी था, ये भी याद रखोगे आप सभी लोग। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का, इसके पहला जो है आमरण अनशन भारत के अंदर में, भारत गांधी जी का। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
आप देख सकते हो अनुसुईया बेन साराभाई थी जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था यहाँ पर में, मिल मालिकों के विरुद्ध था, प्लेग बोनस वापस ले लिया था मिल मालिकों ने, ठीक है, वेतन वृद्धि नहीं कर रहे थे, जिस वजह से जो है परिणाम स्वरूप जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंदोलन हुआ, 35% जो है वो स्वीकार कर लिया गया, जो है वेतन था उसको बढ़ाने का, और गांधी जी का पहला आमरण अनशन जो था, पहला अनशन भारत के अंदर में यही था, अहमदाबाद वाला। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पर में, क्वेश्चन नंबर 8 आपका 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? ये आपकी टीचिंग परीक्षा के ऐप पर उपलब्ध था, ये क्वेश्चन आपका ई बुक वाले सेक्शन के अंदर में, जिसने भी पढ़ा होगा उसका फायदा होगा। 978 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। 30 क्वेश्चन है, पूरे 30 क्वेश्चन आप लोगों ने देखने और मुझे बताना है आप लोगों ने कि आपका स्कोर कितना आया, ठीक है, ओके। देखिए, तो अगर मैं बात करूं 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी, ठीक है, तो ये थी आप लोगों की फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी लोग, 25.42% आप लोगों की, ठीक है, 0.4 नहीं 4.2% थी आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं कहां पर मैं दिया हुआ है ये ऑप्शन 25.42% आप लोगों का कहा दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है आप लोगों का, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आंसर हो गया आप लोगों का। और आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बार बार पढ़ाया ये कि छठवें स्थान के ऊपर में था दशकीय वृद्धि दर के मामले में 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर, बहुत बार ये क्वेश्चन कराया आप लोगों को, बार बार ये क्वेश्चन कराया गया आप लोगों को कि भाई कितनी थी, तो 25.4% की जो है दर से बिहार की जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है आप लोगों की। 9वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, पूरे 30 क्वेश्चन करने के बाद में आपने बताना है कि आपका स्कोर कितना है। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 1000 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के, 1000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, ठीक है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, ये बताना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, कौन सा जिला है जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। और ये आपको बताया था कि 1000 जो है वो पुरुषों के मुकाबले में 1021 महिलाएं हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द आंसर, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आपको ये देखिए, एकमात्र जिला पूरे बिहार के अंदर में जिसका लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है, एकमात्र जिला, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने जिले हैं, तो एक ही जिला है, केवल एकमात्र है जिसमें 1000 से ज्यादा जो है वो लिंग अनुपात है, तो आंसर आप लोगों का गोपालगंज हो जाएगा। कितना है ये नंबर आप सभी लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे, ठीक है, सभी लोग लिख दीजिए। 1400 के करीब बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 1100 के करीब आप लोगों ने लाइक्स कर दिया है, तो जल्दी जल्दी से लिखते भी जाएंगे कमेंट के अंदर में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ना फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आप लोगों का 10वें नंबर का, 10 में से कितने लोगों के कितने सही हुए बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग कितनी दूरी तय की थी, ठीक है, आप लोग बता दीजिए जल्दी से। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड, तो ये आप लोगों का 240 माइल्स दिया हुआ है, 240 मील, ठीक है, माइल्स दिया हुआ है आप लोगों का। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट जो आपका ऑप्शन है, अगर यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा दूर होता तो हम उसको सोचते, लेकिन यहाँ पर मैं पॉइंट्स में है तो 241 मील जो है वो माना जा सकता है यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर को, ठीक है, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा यहाँ पर में। एनसीईआरटी में 240 दिया है, 241 मान सकते हैं, बहुत क्लोज है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज है, ओके, तो 240 मान सकते हैं हम, 240 एनसीईआरटी में दिया है, 241 जो है वो माना जा सकता है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, जालियनवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि आप लोगों का 240, 241 और 242 ये तीनों जो है फ्रेंड्स आप लोगों के माने जाते हैं, क्योंकि वो रूट कितना लंबा था, ठीक है, वो तो आज हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, उस समय थोड़ी ना उन्होंने कैलकुलेट किया था। नाउ फ्रेंड्स जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था ये बताना है आप लोगों ने क्वेश्चन, ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। 11वें नंबर के क्वेश्चन के अंदर में देखेंगे तो कौन सा दिन था उस दिन, तो तारीख आप लोग बता देंगे जल्दी से, उस दिन बैसाखी का दिन था, ओके, बैसाखी का दिन था। इसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था वो कमेंट करके बताइए, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है, हंटर कमीशन का गठन किया गया था जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। उस दिन बैसाखी का दिन था, जालियनवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के वायसराय कौन थे और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, आज ही पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों का रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट की वजह से जो है फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1919 को जो है रॉलेट सत्याग्रह किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इनको अरेस्ट करने के विरोध में जालियनवाला बाग के अंदर में लोग इकट्ठा हुए थे, जिनके ऊपर में जनरल डायर ने क्या किया, गोलियां चला दी थी। उस समय में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, माइकल ओ डवेयर, और भारत के वायसराय थे लॉर्ड, ठीक है, चैम्सफोर्ड। चलिए, तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को मैं बार-बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सके। 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 30 के 30 क्वेश्चन करने आप लोगों ने, और आपने बताना है कि आप लोगों का आंसर, आपका स्कोर कितना आया। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? मैं इस क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मानता हूं बहुत ज्यादा, प्लीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आप लोग भी मार्क करके रख लीजिए जल्दी से, ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से, तो देखिए बीपीएससी तैयारी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, तो साइमन कमीशन का जो गठन है ना फ्रेंड्स, गठन की बात कर रहे हैं यहाँ पर में, गठन इसका लंदन में किया गया था नवंबर, ठीक है, 1927 में। बहुत बार बताया है आप लोगों को मैंने, ठीक है, बार बार पढ़ाया आप लोगों को कि 1927 नवंबर 1927 के अंदर में इसका गठन किया गया था। इसके अंदर में कितने मेंबर्स थे, ठीक है, इसके अंदर में कितने मेंबर्स थे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 7 मेंबर थे, और सातों के सातों व्हाइट, मतलब कि अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था उसके अंदर में, ठीक है। एक बार एक बड़ी एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे उस समय के, लॉर्ड बर्केन हेड थे उस समय के, भारत के मामलों के सचिव, मतलब जो एक मंत्री होता था लंदन में, जो भारत के मामलों का मंत्री कहा जाता था, ठीक है। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड इरविन, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन।
और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड। ठीक है, चलिए। तो साइमन कमीशन बनाते समय उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनले बाल्डविन। आप लोगों को कराऊंगा ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। तो देखिए साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था नवंबर 1927 में। भारत में वो पहली बार आया, ठीक है, फरवरी 1928 के अंदर में भारत में आया। ठीक है, और उसने अपनी जो पहली बार आया था और उसके बाद में भी आया आप लोगों को अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद में 1930 के अंदर में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो रिपोर्ट कब सौंपी ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं 13वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा, और वो तारीख और वो जगह भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहना फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को। और 1181 बच्चों ने लाइक कर दिया है सेशन को, जल्दी जल्दी से 1500 के पार पहुंचाना है आप लोगों ने, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, हु प्रोसीड टू ऑर्गेनाइज द प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर में इन्होंने जो है फ्रेंड्स 21, ठीक है, कौन सा तारीख थी आप लोगों की, 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने जो है फ्रेंड्स सिंगापुर के अंदर में ये सरकार बनाई थी, ये याद रखना आप लोगों ने। 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी, जिसको आरजी हुकूमत भी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा बनाई थी, सिंगापुर के अंदर में। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये मैंने सारे करवाए हुए हैं आप लोगों को। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2024 के लीग पेपर का क्वेश्चन आपका, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में जो है कब स्टैब्लिश किया गया था। आपका टीआरई 3 बैच के अंदर में ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पर में बना था, देहरादून के अंदर में। ठीक है, देहरादून के अंदर में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं अब इसको, इंपीरियल शब्द हटा दिया गया आज के समय में। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, एनसीईआरटी से पढ़ाया था मैंने आपको कि देहरादून के अंदर में 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का गठन 1864 में। क्या मैं पूछूं आपसे कभी भी इंडियन फॉरेस्ट जो है सर्विसेज का, ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी आप लोगों की। ओके, 1864 में। भारतीय वन अधिनियम कब आया था, 1865 के अंदर में। ठीक है, वानिकी वैज्ञानिक वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया था उन्होंने कि पुराने पेड़ को काटो और उनकी जगह पे नए पेड़ लगा दो। लेकिन वो जो है वो अलुआ आपका जो है वो वैज्ञानिक वानिकी थी, कुछ था ही नहीं उसके अंदर में, वो पुराने पेड़ काटे और उसकी जगह नए लगा दिए। भाई डाइवर्सिटी तो खत्म हो गई ना, ये कौन सी तुम्हारी वैज्ञानिक जो है वानिकी हुई, कुछ उसमें वैज्ञानिक था ही नहीं। ठीक है, वही है, ये पद्धति वैज्ञानिक थी ही नहीं, बस नाम उन्होंने जो है वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री दिया हुआ था उसको। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। 15वें नंबर का क्वेश्चन, हम लोग जो है 30 क्वेश्चन है पूरे के पूरे और आपको बताना है कि 30 में से आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर मैं, देखिए अगर मैं बात करूं फाहियान जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, फाहियान फाहियान के बारे में बोला जा रहा है आपसे कि ये एक चाइनीज पिलग्रिम था, हर्षवर्धन के समय में आया था। मुझे लगता है कि आपको अब ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, फाहियान जो है फ्रेंड्स ये चाइनीज पिलग्रिम था जो चंद्रगुप्त 2 के समय में आया था, चंद्रगुप्त 2 के समय में, ना कि हर्षवर्धन के समय में। वैन सांग जो है फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त 2 के समय में नहीं, ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आया था। तो दोनों उल्टा दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप लोगों से पूछा है कौन सा वाला जो है सही है, तो बोथ जो है वो आप लोगों के गलत है, तो आंसर आपका नन ऑफ दिया हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो वैन सांग जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये आया था हर्षवर्धन के समय में, और आपका फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फाहियान की बुक का नाम है फो क्यू की, ठीक है, ये याद रखेंगे। और वैन सांग की पुस्तक का नाम है आप लोगों का सी यू की। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स इन दोनों में से किसको कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, जल्दी से बताइए। इन दोनों में से यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों में से यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है, ये बताना है आप सभी लोगों ने। सभी लोग जल्दी जल्दी से, किसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों से जो है फ्रेंड्स यूपी में, अब जब अब क्योंकि आज आपको पता है फ्रेंड्स एक बड़ा आंदोलन हुआ है और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए भी एक आंदोलन चलाने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा यहाँ पर में। ओके ओके, तो यूपी के अंदर में वैकेंसी आने वाली है आप लोगों की अब जल्दी, क्योंकि आज जो है बड़े लेवल के ऊपर में आंदोलन हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि सी यू की जो है उसके अंदर में अशोका का जो कन्वर्जन है बुद्धिज्म में, उसका मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वैन सांग जो है तुम्हारे चचा का लड़का, वो हर्षवर्धन के समय में आया था। साथ ही साथ जो है वो नरसिंह वर्मन एक जो था, ठीक है, पल्लव शासक, उसके समय में भी वो भारत, उसने मतलब नीचे में दक्षिण भारत की यात्रा की थी उन्होंने, नरसिंह वर्मन एक के समय में। ठीक है, तो वैन सांग ने पल्लव कैपिटल जो है कांचीपुरम, वहां पर में भी वो गया था, वहां पर में भी उसने विजिट किया था। ठीक है, तो पल्लव राजा के पास में भी वो गया था दक्षिण भारत में। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का डायरेक्टर जनरल किया गया है यहाँ पर में। ओके, जल्दी बताइए यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कैसे याद किया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया, देखिए कोई आपदा आ गई आपके ऊपर में और आपको फटाक से प्रतिक्रिया मिल जाए, आपके ऊपर में जो आपदा आई हुई है, तो आपको क्या होगा। ठीक है, अगर आपदा आपके ऊपर में आई हुई है तो आपको फटाक से क्या होगा, बहुत आनंद होगा कि भाई चलो कोई तो है, ठीक है, जो आपके बारे में सोचता है, ठीक है, कोई तो है जो आपके साथ में है। ठीक है, तो आपदा आ जाए आपके ऊपर में और कोई प्रतिक्रिया दे दे, कोई आपको जो है रिस्पॉन्स करे, तो उसका आनंद आपको आ जाता है। तो पीयूष आनंद, हमने ऐसे याद किया हुआ था इसको। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, पीयूष आनंद अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सदानंद वसंत दाते, ठीक है, डांट डांट कर वो
इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनआईए के जो है वो डायरेक्टर जनरल बने। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के री एग्जाम में नहीं आया था? बताइए, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये दोनों के दोनों आपको इस तरीके से बताया था मैंने। सदानंद वसंत डांटते हैं, बहुत ज्यादा डांट के पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो, ठीक है, इसलिए एनआईए का बना दिया उनको, ठीक है। और आनंद आ जाता है जब वो रिस्पॉन्स करते हो, तो यहाँ पर मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का, ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ जो है यहाँ पर मैं पूरा का पूरा ये है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बोलूंगा कि 15 में से 15 किसके आ चुके हैं? अभी 30 क्वेश्चन है पूरे के पूरे टोटल, 30 में से 30 किसके आते हैं बताना। 1313 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा किस प्रदेश में स्थित है? पहली बात तो नेपाल की पर्यटन राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एग्जाम के अंदर में? आपको कराया हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली। और कहां पर में है ये? तो ये आपका जो है गंडकी प्रोविंस के अंदर में है, ये याद रखना आप लोगों ने। सी इज द करेक्ट आंसर, गंडकी प्रोविंस के अंदर में। देखिए, ये मैंने वो स्लाइड थी जिससे मैंने आपको पढ़ाया था कि नेपाल सरकार ने जो है गंडकी गंडकी प्रांत के अंदर में एक शहर है पोखरा, उसको नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया। ये पेड क्लास के अंदर में करवाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, और आप लोगों ने आई होप इंपॉर्टेंट करके इसको याद कर लिया होगा। ये एग्जाम में आया आपके टीआरई एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड 17वें नंबर का क्वेश्चन था। दो चीजें से पढ़ी हमने, पोखरा और गंडकी। अभी आप लोगों के बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है आप लोगों का, तो प्लीज इसको याद रखिए। आप लोग 1600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1330 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हर कोई बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव युक्त मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? आपको बताना है। और मैं आपको चारों के चारों नाम जो है फ्रेंड्स याद करवा देता हूँ अभी के अभी, ठीक है। अभी के अभी याद करवा देता हूं आप लोगों को सारे नाम, ताकि आप लोगों का जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए वो टेंशन ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो गगनयान जो है फ्रेंड्स, ये हमारा वो यान रहने वाला है, मिशन का नाम भी गगनयान मिशन है, ठीक है। और किसको चुना गया है? तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ठीक है, कमांडर। तो ये तीनों जो है फ्रेंड्स, इनको चुना गया है इसके अंदर में। चौथे वाले कौन है वो आप बता दीजिए मुझे, तो मोर देन वन ऑफ द आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। मैं चारों बता देता हूँ। तो देखिए, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है वो चौथे वाले, ठीक है, अजीत कृष्णन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं देख सकते हो प्रशांत, ठीक है, यहाँ पर मैं नायर, पीबी नायर इनको आप लोग बोल सकते हो, प्रशांत नायर, ठीक है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ठीक है, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चार लोग हैं फ्रेंड्स जो जाएंगे गगनयान मिशन के अंदर में। तो ये गगनयान एस्ट्रोनॉट्स का नाम घोषित कर दिया गया है। इनकी ट्रेनिंग रशिया में हुई थी। इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन अगली बार पूछा जा सकता है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग इन लोगों ने की हुई थी रशिया के अंदर में, रशिया में उन्होंने ट्रेनिंग की है पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का जो बन गया यहाँ पर में, और आप लोगों ने खुद ने आंसर कर दिया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? आने वाली एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपका, बताइए। आने वाली एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। 1400 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, 1600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। और कितना स्कोर आ रहा है वो भी बताते रहेंगे आप लोग। ये 19वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था आप लोगों का? तो बाकू, अजरबैजान के अंदर में, ठीक है, होने वाला है आप लोगों का। ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है बाकू अजरबैजान में होगा नवंबर 2024 में। आप बताइए कौन से नंबर की सीओपी है? सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है उसको। आपका इसी स्लाइड में दिया हुआ है, ढूंढो उसको। चलो ढूंढो कहां पर में दिया हुआ है, कौन से नंबर की सीओपी है ये, ढूंढो और कमेंट करो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज का जो आप लोगों का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ठीक है, वो कौन से नंबर की सीओपी है, कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की 29वें नंबर की, 29th नंबर की, ये याद रखना है। सीओपी 29 इसको बोला जाएगा, सीओपी 29। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने लिख दिया है, और जिन्होंने भी लिख दिया है उनका अभिनंदन, क्योंकि आप लोग जो है आगे बढ़ने वाले बच्चे हो, आप सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हो। और मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि टॉप 100 में लेकर आना है मैंने। 31 तारीख तक का टारगेट इसलिए रखा है, जो बच्चा ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा पढ़ रहा होगा, वो बच्चा अभी से मेहनत कर रहा होगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों से कि जितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, उनको तो पूरी जान लगानी ही लगानी है। जो बच्चे और 31 तारीख तक ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग इस कंपटीशन के अंदर में रहेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस इज वाटर यूज्ड द मोस्ट इन इंडिया? 20वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में पानी का प्रयोजन सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? ये झारखंड की पीसीएस एग्जाम से कॉपी किया गया क्वेश्चन था, ठीक है। बीपीएससी ने डायरेक्ट उठाया है एज इट इज, ऑप्शन तक चेंज नहीं किया उन लोगों ने, तुम्हारे चचा के लड़कों ने, ठीक है। यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, कृषि के क्षेत्र में सिंचाई में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग कहां पर में होता है? तो सिंचाई मतलब कि खेती में, इरिगेशन, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के अंदर में, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। ये याद रखेंगे आप लोग, सिंचाई के लिए। ओके, ये डायरेक्टली पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों का। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी का जो है इस्तेमाल किया जाता है भारत के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि अटल सेतु जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है, उसकी लेंथ कितनी है? ये क्वेश्चन भी वापस से पूछे जाने की संभावना है। 1650 बच्चे जुड़ चुके हैं, 1450 आप लोगों ने लाइक कर दिए, 1500 का टारगेट है हमारा। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक भी कर देंगे सेशन को। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से जो है वो वीडियोस मिलते रहे, सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। जल्दी जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है आप लोगों ने। नाउ तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को, वो हो जाएगा 21.8 किलोमीटर। क्या आप मुझे इसको तोड़कर बता सकते हो? जल्दी बताइए, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, इसको तोड़कर बताओ। लैंड पर कितना कितना इसका डिस्टेंस है, और एक्चुअल जो है वो आपका सी में कितना डिस्टेंस है उसका। ये तो टोटल उसकी लेंथ हुई ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में पूरा का पूरा बताया था मैंने, 21.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है।
पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, जनवरी के करंट अफेयर में पढ़ाया था, और मैंने आपको इसको बाइफरकेशन करके बताया, आपको बताया कि 6 लेन है इसके अंदर में, 6 लेन का है ये आप लोगों का। ओके, देखिए आप लोग 21.8 किलोमीटर है, इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है, 16.5 किलोमीटर यहाँ पर में, और जो बच जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स 5.5 किलोमीटर आपका, ये मिलाकर इस तरीके से जो है आप लोगों का ये हो जाएगा 16.3 और 5.5, तो 16.3 जो है वो एक्चुअल में उसमें है आपका समुद्र के ऊपर में, और 5.5 जो है आप लोगों का है जमीन के ऊपर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ाया था, कितने लेन है, कितने लेन का है वो 6 लेन का है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो इसको प्लीज थोड़ा सा याद रख लेना आप सभी लोग। 16.5 आप लोगों का जो है फ्रेंड सी के ऊपर में ये, और सबसे लंबा जो है फ्रेंड समुद्री पुल है आपका अटल सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर में भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास, सबसे पहली बात तो भारत और जापान के बीच में जो है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, धर्मा गार्डियन, आपको याद होना चाहिए। 25 फरवरी 2024 को हुआ था, ठीक है, राजस्थान के महाजन क्षेत्र के अंदर में, ठीक है, तो उसका नाम ही है धर्मा गार्डियन, ठीक है। तो धर्मा गार्डियन इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया है सही, देख लेते हैं यहाँ पर में। ओके, चलिए बताइए जल्दी से। 1700 के करीब हम लोग पहुंचते जा रहे हैं फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 1500 प्लस लाइक्स आप लोगों का यहाँ पर में सेशन के बीच में ही। तो धर्मा गार्जियन 22वें नंबर का क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है, और ये 5वां संस्करण आयोजित हुआ आपका। तो आपसे पूछा जा सकता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में। भारत और जापान के बीच में गार्जियन, धर्मा गार्जियन करके एक एक्सरसाइज हुई थी आपकी, जिसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ, वो कौन से राज्य में आयोजित हुआ था, भारत के कौन से राज्य में आयोजित हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो भारत के कौन से राज्य में आयोजित हुआ था ये, भारत के राजस्थान राज्य के अंदर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर में आयोजित हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, राजस्थान के अंदर में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाली एग्जाम के लिए आपको बता दिया, राजस्थान पूछा जा सकता है, कौन सा संस्करण था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। संस्करण एक लेक्चर हम लोग लेंगे फ्रेंड्स, जिसके अंदर में हम लोग सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वो सारी की सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी पूछी जा सकती है। नाउ फ्रेंड्स, 74th और 73rd संविधान संशोधन के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। और जिन भी बच्चों ने लेक्चर देखा, मैंने आज कहा था जानबूझ के आपको रिवाइज करा रहा हूं, मैंने कहा भी आज रिवीजन क्लास है आपकी, ठीक है, मैंने कहा था आपको कि राष्ट्रपति कौन थे उस समय में, ये भी बताना है। तो बताइए उस समय में राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे उस समय काल के अंदर में, ठीक है, बताइए यहाँ पर में। देखिए 1992 के अंदर में ये हुआ था, दोनों के दोनों संविधान संशोधन, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है। आप लोग बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से सभी के सभी लोग। 1992 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का देखिए, यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री पूछा है तो पहले इसका आंसर कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, 73rd एंड 74th संविधान संशोधन 1992 के समय में। और उस समय में भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। और मैं एग्जामिनर भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप ये लेक्चर कहीं पे भी देख रहे हो, या कोई आप मेरा मैसेज पहुंचा सकते हो एग्जामिनर तक, तो प्लीज यार उनको बोलो ना कि एक क्वेश्चन ऐसा भी कुछ बनाए, थोड़ा बच्चों का जो है दिमाग की टेस्टिंग होगी, वो और ज्यादा मेहनत करेंगे फिर अगले बार से, ठीक है। तो एग्जामिनर तक पहुंचाओ यार, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है, क्या पता एग्जामिनर देख रहा हो लेक्चर मेरा, वो बना भी दे इस क्वेश्चन को अगले बार, ठीक है। तो तैयार रहिए आप लोग इस क्वेश्चन के लिए भी। ओके, चलिए 1700 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, बहुत अच्छी बात है। पीवी नरसिम्हा राव, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। इनको हाल ही में जो है फ्रेंड्स भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नाउ कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, सबसे पहली बात तो आप बताइए कि कारगिल जो है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस भी मनाया गया आप लोगों का। तो क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, कारगिल विजय दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो कारगिल विजय दिवस अभी अभी मनाया गया आप लोगों का, बस 1-2 दिन पहले। तो याद रखना है आप लोगों ने, कारगिल जो है फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा लद्दाख के अंदर में, आज की लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर में ये मिलेगा आपको, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर में। पहले कश्मीर में आता था, अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। कारगिल का जो युद्ध था आपका वो 1999 में हुआ था। और कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है आप लोगों का 26 जुलाई को, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कारगिल कारगिल विजय दिवस, विजय दिवस, सारी की सारी जानकारी एक क्वेश्चन में जो भी बन सकता है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर मैं। बाकी कारगिल जो है फ्रेंड्स सुरु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, सुरु रिवर, ये याद रखना है आप लोगों ने। सुरु रिवर कौन से नदी की सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करोगे। देखिए यहाँ पर मैं जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं इसको तो पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल के अंदर में, मैं रिवीजन क्लास लेता ही इसलिए हूँ आप लोगों की, ठीक है। अगले संडे में भी अगर आप बोलोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आप लोग अभी क्लास के बीच में ही 2000 प्लस लाइक्स कर देते हैं, तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट संडे भी आप लोगों की एक रिवीजन क्लास लूंगा, पूरा हफ्ता भर जो पढ़ाया है उसका रिवीजन, और इसी तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पर मैं। सुरु नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी है, इंडस की सहायक नदी है, कौन से हाथ से, कौन से तरफ से जाकर मिलती है, ठीक है, कौन से साइड से जाकर मिलती है, तो ये जो है फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड साइड से जाकर मिलती है। आप देखिए यहाँ पर ये सुरु नदी आपकी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जाकर मिलती है। ओके, चलिए, तो ये भी एक याद रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर मैं जितने भी बच्चे समझदार वाले बच्चे हैं वो आंसर करेंगे, मतलब समझदार सभी है, देखो। ओके,
मैं बता रहा हूं आपको, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलते हुए दिख रही है जो कि सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। यहां पर मैं विजुअल देखो और खुद से आंसर करो, ये आपका ज्ञान होगा, ये आपका आंसर होगा। मैं इसी तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूं, ठीक है, कि भाई मेरे बच्चों को मैं कैसे यहाँ पर मैं मैक्सिमम जो है उनको खुद से जो है तैयारी करवा सकता हूँ, खुद से उनको एक्टिविटी करवा सकता हूँ। मुझे एक्टिविटी करवाना पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक्टिविटी करें। ओके, एक्टिविटी करें मेरे बच्चे। जल्दी बताइए यहाँ पर मैं। जी, तो श्योक नदी जो है फ्रेंड्स सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है आपका, ये बनेगा एग्जाम के अंदर में, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है, तो श्योक नदी निकलती है। आप लोगों ने खुद ने आंसर कर दिया है। और ये सिंधु नदी की राइट हैंड साइड से सीधे हाथ से आकर मिलने वाली जो है यहाँ पर में नदी है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अभी इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। निम्न भारतवर्ष उसके पड़ोसियों के संबंध में कौन सा वाला कथन सही है। भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है, ठीक है। मेरे को आर्टिकल नंबर बताओ आप लोग। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, मुझे आर्टिकल बता दो बच्चों। मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर में, ठीक है, बार बार पढ़ाया आपको, रिवीजन भी करवाई है, पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया, हर जगह आप लोगों को करवाया है मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन को बता दो कि शांति और अहिंसा के साथ में भारत जो विदेश नीति अपनाएगा, ये कौन से नंबर का आर्टिकल है। नहीं पता तो अच्छे से देखिए आप लोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में भारत था, बिल्कुल सही बात है। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहां पर में हुई थी, ठीक है, और कौन से साल में हुई थी ये बता दीजिए। पंचशील जो है सिद्धांत भारत का दृढ़ निश्चय का परिणाम है। पंचशील कौन से देश के साथ हमने किया था, देश कौन सा है और ईयर कौन सा है, देश और ईयर दोनों बता देंगे आप लोग। आप लोगों के लिए रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा, ठीक है, उसका फायदा होगा। 1700 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, ये दिखा रहा है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है और आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और लेक्चर हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो है फ्रेंड्स 51 जो है आपका, आर्टिकल नंबर 51, वो बात करता है आप लोगों की कि भाई हमें शांति के साथ में रहना है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस बारे में बात करता है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। पहली बैठक 1961 में हुई थी बेलग्रेड के अंदर में। बेलग्रेड, बेलग्रेड लिखते जाओ आप सभी लोग, सारे के सारे पॉइंट्स याद करवा दूंगा आपको। पंचशील सिद्धांत भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। चाइना के साथ में हुआ था हमारा ये, चाइना के साथ में, और कौन से साल में हुआ था, 1954 के अंदर में, पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। तो पूरा हम लोगों ने यहाँ पर में देख लिया है। मैंने आप लोगों से कहा है कि 2000 लाइक्स हो जाएंगे अगर यहाँ पर में हमारे इसी सेशन के बीच में, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट वीक भी आप लोगों के लिए पूरा इसी एनर्जी से करता रहूंगा। रात भर सोया नहीं हूं मैं, क्योंकि वो एक कैंपेन चलाना था यूपी के लिए। सुबह मैंने अभी 1 घंटा पूरा का पूरा यहाँ पर मैं एनर्जेटिक उनको एनर्जेटिक मोटिवेशन दिया है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए भी पूरा मोटिवेशन से यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, पूरा रात भर जागने के बावजूद भी। तो ये चीज जो है ना फ्रेंड्स, ठीक है, मैं चाहूंगा कि अगर भगवान जो है इस चीज को देख रहा है, अगर मेरे इस परिश्रम को देख रहा है, तो इसका फल जो बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं ना, इस क्लास को देख रहे हैं, उनको मिल जाए और उनका पेपर क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर मैं जो है भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में इतने समय में भी, जब जब कोई खबर नहीं है नीट तैयारी की पूरी की, उस समय में जब वो तैयारी कर रहे हैं, जबकि खबर है आपकी, मैं दे चुका हूँ आप लोगों को कि होगा, लेकिन ऑफिशियल वाली जो नहीं है, जो लोग जब जो बाकी बच्चे इंतजार कर रहे हैं और जो बच्चे मेरे पे भरोसा करके यहाँ पर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर मैं दे दे भगवान, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है 26वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ में, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से सभी लोग। 1800 लाइक्स को हम लोग केवल 14 लाइक्स दूर है हम लोग 1800 लाइक से। किरण ऑफिशियल जी रुक जाइए, वो बाकी और भी आएगा आपका, अभी आपने अभी किया है, फिर से आप वो ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है ना। ओके चलिए, तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण की तरफ में कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल, ठीक है, जाएंगे, लिखो सभी लोग, ये ट्रिक लिखो, कल जाएंगे, क्या लेने जाएंगे, पीडीएस लेने जाएंगे, पीडीएस, पीडीएस लेने जाएंगे कल। ये हमने ट्रिक याद की थी, पीडीएस, पीडीएस लेने, ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने। तो क से हो जाएगा आपका काराकोरम, ल से लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है, ल से लद्दाख, क से काराकोरम आपका, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम हो गया आप लोगों का, ठीक है। जाएंगे से झांसकर हो गया, ठीक है, जाएंगे से झांसकर, पीर पंजल, धौलाधर और शिवालिक। ओके, तो आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ में लगाना है, तो सबसे पहले काराकोरम आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा लद्दाख 1, ठीक है, फिर आएगा आपका झांसकर 4 और फिर 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कितने बच्चों ने सही आंसर किया था, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। 1824 यहाँ पर मैं लाइक्स कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है। 26 3 क्वेश्चन बचे आप लोगों के, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर तैयार रहिए आप लोग। ओके नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन, सभी लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सर पर सजाया गया। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, पेड क्लास का वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, फिर से चला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स, मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी, 71वां एडिशन था ये मिस वर्ल्ड का, ठीक है, कौन है और कौन से देश से, ये भी बता दीजिए आप लोग। आप लोगों ने अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, तो चेक रिपब्लिक करके एक देश है, चेक रिपब्लिक, ठीक है, वहां से बिलोंग करती है ये।
जी, तो देखिए मिस वर्ल्ड पीजेंट जो है आप लोगों का वैसे हुआ इंडिया में था, मुंबई के अंदर में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपका। और तुम्हारे चाचा की नहीं, चाचा की नहीं बोलते यार, चलो कोई लड़की नहीं है, नहीं तो बेचारे लड़के लोग नाराज हो जाएंगे यार, हमारी कजन बना दिया करके, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है, तुम्हारी फ्रेंड क्रिस्टालिना, ठीक है, वो बनी है मिस वर्ल्ड 2024। तो क्रिस्टालिना पिस्कज़ोवा नाम है इसका, क्रिस्टालिना पिस्कज़ोवा, ठीक है, क्रिस्टालिना पिस्कज़ोवा। कहाँ की है ये? ठीक है, ये है चेक रिपब्लिक की, चेक रिपब्लिक की। पिज्जा भी आप लोग याद रख सकते हो कि मिस वर्ल्ड पिज्जा बनी है, ठीक है, पिस्कज़ोवा, पिस्कज़ोवा, ठीक है, क्रिस्टीना पिस्कज़ोवा, ठीक है, कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ की है ये मैडम, ठीक है, तो ये है चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की, चेक रिपब्लिक, ठीक है, मिस वर्ल्ड बनी है। कहाँ पर में आयोजित हुआ था ये आप लोगों का? मुंबई में आयोजित हुआ था, जियो कन्वेंशन, वर्ल्ड कन्वेंशन के अंदर में, वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के अंदर में। देखिए ये 28 साल बाद भारत में हुआ, क्योंकि 1996 में हुआ था, इससे पहले फिर 28 साल बाद भारत के अंदर में आयोजित हुआ अभी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, भारत के अंदर में आयोजित हुआ था। तो जो अभी आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को प्लीज याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स यहाँ पर में कि जो आप लोगों को बताया था क्वेश्चन डायरेक्टली, कहां पर में आयोजित हुआ था? मुंबई में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड आपका 2024 में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के अंदर में आपका, ठीक है, 28 साल बाद आयोजित हुआ। उससे पहले 19 जो है 96 के अंदर में भारत के अंदर में आयोजित हो चुका है वो। उसके बाद में कौन बनी है? तो चेक रिपब्लिक की जो है, ठीक है, क्रिस्टीना पिस्कोवा, ठीक है, ये बनी है आप लोगों की। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन से देश की है वो? ठीक है, चेक रिपब्लिक की है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कौन से देश की है, ठीक है, चेक रिपब्लिक की है ये। देखिए ये वो क्वेश्चन था आप लोगों का जो बताया था मैंने आप लोगों को। और ये मैंने कहा भी था तुम्हारे चाचा की लड़की नहीं है, नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सर मेरा कजन बना दिया करके उसको, ठीक है। लड़के लोग, ठीक है, नाराज हो जाएंगे, नहीं तो भाई है तो है आप लोगों की, ठीक है, जितनी भी लड़की है उनकी बहन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। क्रिस्टेलिना पिस्कज़ोवा मुंबई के अंदर में आयोजित हुआ था। यास्मीना जो है जैतून, ये भी आपको बताया था, ये रनर अप रही है आप लोगों की। और उसके अलावा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये 28 साल बाद आयोजित हुआ था, 1996 में से पहले हो चुका था। आगे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1895 जो है फ्रेंड्स लाइक्स हो चुके हैं हमारे, केवल 105 लाइक्स हम लोग दूर है 2000 लाइक से। सभी लोग जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स शेयर कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन बचे जल्दी जल्दी से, ठीक है। सर आपकी बहन है यार, या मेरी बहन बनाने के पीछे क्यों पड़े हो जबरदस्ती तुम लोग, ठीक है। हु असैसिनेटेड सर वर्जन काइली, ठीक है, कजन वाइली इन लंदन, ठीक है, हु असैसिनेटेड सर कजन वाइली इन लंदन, जल्दी जल्दी बताइए। अदर स्टेट वाले 75 नंबर पे इमरुल क्विज, ठीक है। हु असैसिनेटेड सर कर्जन वैली इन लंदन, और वो घटना कब की, ईयर भी बता दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि मैंने आपको रिवाइज करवाया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा, और 1909 के अंदर में उन्होंने ये हत्या कर दी थी लंदन के अंदर में। सरदार उधम सिंह जो थे उन्होंने माइकल ओ ड्वेयर को मारा था, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय में, याद करो आप लोग, ठीक है। तो वो वाली बात थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा 1909 के अंदर में। मदन लाल ढींगरा जो है फ्रेंड्स जो नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है आप लोगों का, वहां पर में थे, वहां पर में रहा करते थे। इंडिया हाउस करके एक जगह थी जहां भारतीय लोग, भारतीय क्रांतिकारी लोग रहते थे, वहां के भी मेंबर थे ये मदन लाल ढींगरा, ठीक है। और उन्होंने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी गोली मारकर। कर्जन वाइली वैसे मारना वो चाहते थे किसी और को, ठीक है, मर कोई और गया। मारना चाहते थे वो लॉर्ड मॉर्ले को, जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, लॉर्ड मॉर्ले, उनके जगह पे उनके साथी कर्जन वाइली की मृत्यु हो गई। तो मतलब भाई बात ये है कि अगर तुम्हारा दोस्त जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी इधर उधर हरकतें करता है, तो उसके साथ में घूमो फिरो मत, ठीक है, मतलब ये निकलता है। वो पता है ना, वो सर रैंड करके एक व्यक्ति थे प्लेग कमीशन के, है ना, याद है क्या आप लोगों को? सर रैंड, उनको मार दिया था चापेकर बंधुओं ने, ठीक है। और उनके साथ में उनका एक साथी जो था आयर्स, वो भी मर गया, ठीक है। वो लॉर्ड जो मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, उनके ऊपर में हमला किया प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। वो किंग्सफोर्ड तो मरा नहीं, उसके साथ में 2 औरतें थी, वो मर गई। मतलब भाई कोई क्रांतिकारी है उसके साथ में जाओ मत, चुपचाप से घर में बैठो। भाई बोलना तू चल मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे करके, ठीक है, पीछे बाद में चले जाना। जबरदस्ती यार किसी को भी मार दे, कोई भी मर जाता पीछे से, ठीक है। 1800 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1968 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। मतलब आप लोग जो है फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। जल्दी बताइए कि आपका गल्फ ऑफ कच्छ और द्वारका नाम की जो जगह है, द्वारका जो है फ्रेंड्स पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनकी नगरी थी द्वारका नगरी। तो गल्फ ऑफ कच्छ और द्वारका को जोड़ने के लिए जो एक सेतु बनाया गया है, बताइए आप लोग कि उसका नाम क्या है। और दूसरी चीज, अब नाम अगर याद हो गया हो आपको तो आप बताइए उसकी मीटर में दूरी कितनी है, मीटर में बताना है आप लोगों ने कितनी दूरी है, ठीक है, दूरी कितनी है, कितना उसका डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। फीट में भी आपको याद करवा दूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल के अंदर में तो दूरी बताइए आप लोग इसके अंदर में। ओके, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, इसका नाम है आपका सुदर्शन सेतु, ये आपका आंसर है। आंसर यहाँ पर 77% लोगों ने लगाया है। और उसके बाद में जो है, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे सर बहन नहीं है, भाभी है आपकी। भाई मेरी भाभी है, इतने बड़े हो गए अभी तुम, ठीक है, उसको मेरी भाभी बनाओगे, मतलब यार हद हो गई तुम लोगों की, ठीक है। देख लो कोई ट्राई कर लो, चलो तुम्हारे लिए सह लेंगे इतना, ठीक है। चलो सुदर्शन ब्रिज कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर में, 2320 मीटर की इसकी जो है वो लंबाई है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 2320 मीटर की।
ठीक है, चलिए आगे आते हैं फ्रेंड्स। 30वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, और 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, 2000 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों के। और जो है मैं आप लोगों से अब प्रॉमिस करता हूं कि अगले हफ्ते मैं संडे के दिन फिर से जो है फ्रेंड्स आप लोगों की टेस्ट लूंगा। सभी लोग रेडी है ना टेस्ट के लिए? पूरा हफ्ता पढ़ाऊंगा और टेस्ट भी लूंगा आप लोगों की। ओके चलिए, तो ये आप लोगों के साथ में ये पक्का रहा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया है। तो मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए टेस्ट जरूर लूंगा अगले हफ्ते अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। उसके बाद में मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ऑपरेशन बरगा जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल जो राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य उससे रिलेटेड है आप लोगों का। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल दिया हुआ है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी के अंदर में। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य से स्थित है। यहाँ पर में क्या हुआ था कि जो जमीन है, बहुत सारे लोगों के पास में बड़ी बड़ी जमीन थी, तो उसको जो है बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, जो किसान है, जो खेतीहर मजदूर है, उन लोगों को देना यहाँ पर में जमीन, उसके लिए ये आंदोलन चला था ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल के अंदर में। ठीक है, तो ये एक बड़ा पॉइंट था आप लोगों का। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो जो है सिलेक्शन हो जाए उनका, और एक उनका कदम उनको सिलेक्शन की तरफ में आगे लेके चले जाए, तो 25 जुलाई तक हमने रखा था कि 50% जो है एज अ गिफ्ट आपको वापस कर दी जाएंगी आपकी। बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन कर लिया है, बट एक मौका अभी भी आपके पास में, ये आप लोग मिस ना कर दे। ध्यान रखिए 31 जुलाई से पहले आप लोगों ने एनरोल कर लेना है, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर ले, जिसमें 40% एज अ गिफ्ट आपको वापस हो जाएंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, सेलेक्ट हो जाता है आपका, तो आपकी आपको फीस वापस हो जाएगी आप लोगों की। इसके अलावा अगर आप टॉप 100 में आते हो, ठीक है, अगर आपने 31 जुलाई तक कोर्स ज्वाइन कर लिया और अगर आप टॉप 100 में आते हो उसके बाद में, ठीक है, तो आपकी फुल फीस रिटर्न कर दी जाएगी एज अ गिफ्ट आपकी। और फ्रेंड्स अगर टॉप 100 में आते हो तो फुल फीस जो है एज अ गिफ्ट आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा के हेड ऑफिस में बुलाकर आपको जो है एक लैपटॉप भी गिफ्ट किया जाएगा। तो ये मोटिवेशन है एक पिता की भांति, एक माता की भांति, एक पेरेंट्स की भांति आप लोगों के लिए, कि आप लोग पढ़िए, टॉप 100 के अंदर में आना है। ठीक है, और आपने अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने कुल का नाम, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करना है। ठीक है, कि आपके वजह से वो जाना जाए कि भाई ये बच्चा जो टॉप 100 में आया था ना, ये इस गांव का है, इस मोहल्ले का है, इस इलाके का है। ठीक है, तो कितना स्कोर आया है आपका 30 में से, ये भी मुझे बताएंगे। जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करना है सर, ठीक है, और क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा कंप्लीट कोर्स है। ये जो ई बुक मैंने आपको बताया ना, जहां से क्वेश्चन आया था आप लोगों के, वो आप लोगों को इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जो मैंने आपको बताया ना 65 पेपर, वो आपको इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये बच्चा 31 तारीख तक ले लेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसके अंदर में। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें, इन्फोग्राफिक्स, वाईटी, जो आज की वाईटी की क्लास हुई उसकी पीडीएफ आप लोगों को कोर्स में मिल जाएंगी, और उस पर टेस्ट भी मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी एनसीईआरटी, एससीईआरटी न्यू वाली जो एनसीईआरटी है वो भी डाल रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, जो नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, 7611 इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, या 9697888444 कॉल कर दीजिए। अगर मान लीजिए कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर लो, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए डायरेक्टली। टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड करो और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाओ, बहुत सिंपल है, टीचिंग परीक्षा के ऐप से भी इसको करना। या फिर नीचे में एक लिंक दी गई है, लिंक ट्री की। ठीक है, उस लिंक ट्री के लिंक पे भी जाओगे आप लोग तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बजट और आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे दोनों के दोनों में करवाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, जो अभी बजट आया है ना, सेंट्रल बजट जो आया आप लोगों का, वो भी करवाऊंगा, और इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोगों से करवाऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक आप लोगों से प्रॉमिस रहा मेरा कि नेक्स्ट वीक आप लोगों से फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगा, ताकि ऐसे ही खेल खेल में आपकी पढ़ाई होती रहे। ठीक है, और इसकी जो टेस्ट है आज वाले लेक्चर की, वो ऐप के ऊपर में मिल जाएंगी जिनको। फी जो है वो कितनी है, वो आप जो है एक बार कॉल कर लीजिए, या ऐप पर जाकर आप लोग पता कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो जो है जितना अच्छा 40% ऑफ आपको यहाँ पर में मिल रहा है वैसे भी। ठीक है, 40% ऑफ है मानसून ऑफर का, तो 40% ऑफ का भी आप लोग वो फायदा ले सकते हो। ठीक है, जो अभी एक आपका चल रहा है मानसून ऑफर 31 जुलाई तक, उसमें तो जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, और 31 जुलाई निकल जाए आपके हाथ से। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। कितना स्कोर आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपका स्कोर कितना है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके भी बताइए ऊपर में।